हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग अकेडमी। मैंने कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे वाइटल साइन के बारे में। एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इससे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएंगे। तो आपको ये क्लास है शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरी देखनी है। हम इसमें जितने भी वाइटल साइन है वो सभी देखेंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास को आगे शुरू करते हैं। इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की कि वाइटल साइन है वो किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए, इंट्रोडक्शन में देखिए कि वाइटल साइन अपन किसे कहते हैं। वाइटल साइन को हम किस नाम से जानते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो वो है, हम इसको कार्डिनल साइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में एग्जामिनर वाइटल साइन ना पूछ के कार्डिनल साइन पूछ ले तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। हम वाइटल साइन को ही क्या बोलते हैं, कार्डिनल साइन बोलते हैं। ठीक है, और अब ये आपको पता होना चाहिए कि वाइटल साइन अपन लेते क्यों है। ठीक है, वाइटल साइन क्यों चेक करते हैं, तो जो भी हेल्थ का लेवल है उसको मेजर करने के लिए। इसमें देखिए, वाइटल साइन आर साइन ऑफ लाइफ विच यूज्ड इन मेजरमेंट द लेवल ऑफ हेल्थ। किसके लिए काम में लेते हैं, जो भी हेल्थ का लेवल है उसको मेजर करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, वाइटल साइन को। आपने देखा होगा, हम कोई भी अगर कोई भी यानी कोई भी पर्सन अगर वो बीमार हो जाए, वो डॉक्टर के पास जाए, तो डॉक्टर पहले उसको जाके चेक करता है, उसको देखता है। ठीक है, उसके जो भी पल्स है वो देखता है। पल्स देखते टाइम पे उसको बॉडी का टेम्परेचर का भी अंदाजा हो जाता है। अगर उसको ये लगता है कि उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो वो थर्मोमीटर की सहायता से उसका जो भी टेम्परेचर है वो चेक करेगा। पल्स चेक करता है, बीपी चेक करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको क्या करना है, मेजर करना होता है। जो भी हेल्थ का लेवल है वो क्या करना होता है, मेजर करना होता है। इसीलिए वाइटल साइन है वो चेक किए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं। तो वाइटल साइन में कौन कौन से होंगे, आपका बॉडी टेम्परेचर हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, पेन और ऑक्सीजन सेचुरेशन। ठीक है, जो मेजर हम बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। ठीक है, और इनमें इंक्लूड किया गया है किसको, पेन और ऑक्सीजन सेचुरेशन को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वाइटल साइन को हम किस नाम से जानते हैं, कार्डिनल साइन के नाम से जानते हैं। किसका इसका यूज क्या है, मेजरमेंट द लेवल ऑफ हेल्थ। जो भी हेल्थ का लेवल है उसको मेजर करने के लिए वाइटल साइन है उनका यूज किया जाता है। जिसमें आपके बॉडी टेम्परेचर आ गया, पल्स आ गया, रेस्पिरेशन आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया, पेन आ गया और ऑक्सीजन सेचुरेशन आ गया। ये चीज समझ गए। अब अपन बात करेंगे सीक्वेंस की कि कैसे चेक करते हैं। अब एग्जामिनर ये पूछ ले कि एडल्ट में आप वाइटल साइन है वो कैसे चेक करोगे। ठीक है, उनका जो भी सीक्वेंस है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए अपन शॉर्ट में क्या याद करते हैं, TPR। TPR मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर, फिर पल्स और फिर रेस्पिरेशन। ये किसके लिए बता रहा हूं मैं, एडल्ट के लिए। ठीक है, या जो भी चाइल्ड है, बड़े चाइल्ड उनके लिए क्या हम क्या करेंगे, हम करेंगे TPR। अगर कोई आपसे पूछ ले कि न्यू बॉर्न और इन्फेंट है, उसमें अपन क्या करेंगे, न्यू बॉर्न में, तो न्यू बॉर्न में अपन क्या करेंगे, उसमें करेंगे RPT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। RPT का मतलब क्या होगा, यहाँ पे RPT मतलब R का मतलब हो गया रेस्पिरेशन। फर्स्ट क्या करेंगे अपन चेक, रेस्पिरेशन, फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे पल्स और फिर करेंगे टेम्परेचर। ठीक है, RPT, ये इनमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर एडल्ट की पूछ ले तो क्या होगा, TPR, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। अगर बात करें न्यूबॉर्न बेबी की तो उसमें अपन कैसे चेक करेंगे, RPT, रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर आपको पूछ ले कि सीक्वेंस क्या रहेगा, क्रम क्या रहेगा वाइटल साइन चेक करने का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अपन अब यहाँ से पढ़ेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में। बॉडी टेम्परेचर किसे कहते हैं। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर अपन किसे कहेंगे, डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी। वो क्या होगा आपका, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, डिग्री ऑफ द हीट मेंटेन बाय द बॉडी, हम उसको क्या बोलेंगे, बॉडी टेम्परेचर बोलेंगे। और अदर लैंग्वेज में अगर अपन बात करें, अगर डेफिनेशन में करें तो ये क्या है, ए बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। बॉडी टेम्परेचर क्या है, अपने बॉडी के अंदर जो भी हीट प्रोडक्शन हो रहा है और हीट लॉस हो रहा है उसके बीच के जो भी बैलेंस है, हम उसको क्या बोलेंगे, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट
यहाँ पे देखिए दो टर्म आएगी, एक टर्म है थर्मोजेनेसिस और एक टर्म है थर्मोलाइसिस। तो थर्मोजेनेसिस किसे कहेंगे? थर्मोजेनेसिस, जेनेसिस जहां से भी नाम आता है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड देखा होगा आपने, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, बनना। थर्मो मतलब टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसे बनेगा बॉडी में, कैसे बढ़ेगा? तो देखिए इसमें देखिए थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन। इसमें देखिए बाय केमिकल रेगुलेशन और मेटाबॉलिज्म। केमिकल जो भी आपका रेगुलेशन है, मेटाबॉलिज्म है, उसके द्वारा हीट का प्रोडक्शन होना। हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, और थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पे अपन क्या होता है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ता है, ठीक है। वो क्या है, खाना अगर पचेगा तो खाना पचेगा, तो उसके बाद में मेटाबॉलिज्म होता है खाने का, तब क्या होता है, हीट प्रोडक्शन होता है। तो वो कौन सी प्रोसेस हो गई, थर्मोजेनेसिस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस देखिए, थर्मो मतलब टेम्परेचर, लाइसिस मतलब कम होना, यानी घटना, उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइसिस। देखिए हीट लॉस, हीट लॉस है वो कैसे होगा, वो होगा बाय फिजिकल रेगुलेशन, ठीक है। फिजिकल रेगुलेशन, आपने फिजिकल रेगुलेशन, आपने एक्सरसाइज की मानिए, ठीक है। एक्सरसाइज करने के बाद में आपको क्या हुआ, पसीना आया, उससे आपकी क्या हुई, हीट का लॉस हुआ, ठीक है। पसीने से भाप बनकर आपका जो भी पानी वो निकल रहा है, शरीर की हीट है वो बाहर निकल रही है, ठीक है। वो क्या है, थर्मोलाइसिस। वो क्या है, थर्मोलाइसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, द रेगुलेटरी सेंटर ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज हाइपोथैलेमस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ इससे, तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। हाइपोथैलेमस को अपन क्या बोलते हैं, जो भी ये क्या है, ये सेंटर है किसका, जो भी थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, किसको बोलेंगे अपन, हाइपोथैलेमस को। और अगर बात करें सेक्स, थर्स्ट या फिर हंगर, तो उसकी नीड के लिए जो भी सेंटर है वो कौन सा होता है, वो भी हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। किसके लिए, बॉडी टेम्परेचर का बताया मैंने क्या, हाइपोथैलेमस। अगर मैं बात करूं सेंटर, रेगुलेटरी सेंटर ऑफ थ्रस्ट, हंगर, सेक्स, तो उसका क्या होगा, उसका भी हाइपोथैलेमस होगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें देखिए वे ऑफ हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन कैसे होगा, उसका तरीका, मेथड हम इसमें देखेंगे। तो इसमें देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड है, अपने फूड फूड लिया, अपने भोजन किया, उसके बाद में उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो उससे जो भी हीट है वो कैसे जनरेट होगी, उसमें देखिए पहले मैं बात करता हूँ कि कौन सी जो भी आपकी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आपकी फैट है, अगर वो टूटेगा तो उससे कितनी कैलोरी आपको मिलेगी, ठीक है। उससे कितनी कैलोरी आपको मिलती है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। जो भी एम्स दिल्ली है उसने भी क्वेश्चन पूछा है, नॉट सेट में भी पीछे के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आपके सीएचओ के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आता रहता है, स्टाफ नर्स के एग्जाम से भी क्वेश्चन आता रहता है। इजी है मेरे हिसाब से, बहुत से स्टूडेंट को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है, तो कितनी होगी, वो होगी 4 किलो कैलोरी। कितनी होगी, 4 किलो कैलोरी। या फिर मैं जूल में बात करूं तो वो कितनी होगी, वो होगी 17 किलो जूल, ठीक है। और 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन में भी कितना होता है, वो होता है 4 किलो कैलोरी, 17 किलो जूल, ठीक है। और 1 ग्राम फैट में, तो फैट में ज्यादा होता है, वो कितना होगा, वो होगा 9 किलो कैलोरी, ठीक है। अगर मैं बात करूं जूल में तो वो कितना होगा, 37 किलो जूल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एल्कोहल का भी पूछ लेते हैं, ठीक है। एल्कोहल में कितनी कैलोरी मिलती है, तो वो होती है 7 किलो कैलोरी। अगर जूल में बात करें तो कितनी हो गई, वो हो गई 17 किलो कैलोरी, 17 किलो जूल, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले, ह्यूमन मिल्क है, ठीक है, आपने 100 ग्राम ह्यूमन मिल्क लिया, उससे कितनी जनरेट होती है, किलो कैलोरी कितने मिलेगी, तो उससे मिलती है 65। अगर काऊ की पूछ ले तो काऊ से कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 67। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले 100 ग्राम बनाना, उससे कितनी आपको किलो कैलोरी मिलती है, तो वो मिलेगी 104 किलो कैलोरी, ठीक है। ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है, अगर लिखाने की मेरे को हिसाब से यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये देखिए मैं अब लिखा देता हूँ, मिल्क
ठीक है, जो भी आपका ह्यूमन मिल्क है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उससे कितनी मिलेगी, मैं 100 ग्राम की बात कर रहा हूँ, 100 ग्राम, तो उससे कितना मिलेगा, 65 किलो कैलोरी। ठीक है, काउ मिल्क 100 ग्राम काउ मिल्क में कितना रहेगा, तो उसमें रहेगा 67 किलो कैलोरी। अगर मैं बात करूं वन बनाना या फिर अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 100 ग्राम, तो उससे कितनी मिलेगी, उससे आपको मिलेगी 104 किलो कैलोरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, देखिए एग्जामिनर पूछ सकता है, इसीलिए मैंने वो आपको आगे की चीजें वो बता दी है। नेक्स्ट अपन देखेंगे स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। ठीक है, अपन क्या देखेंगे, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, ये निकाल देता हूं एक बार में। तो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन क्या होता है, आपने खाना लिया, ठीक है, खाना खाया, जो भी खाना है आपने खाने के बाद में उससे कितनी क्या हीट है वो जनरेट होती है, ठीक है, उसका थर्मिक इफेक्ट है वो क्या होता है, ठीक है, थर्मोजेनिक इफेक्ट क्या होता है फूड का, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। तो देखिए इसमें कितना क्या रहेगा, पहले मैं बात करता हूं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, वो होता है 5 to 6%। कितना होता है, 5 to 6%। एग्जामिन में क्वेश्चन आ जाए कि स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो वो कितना होगा, 5 to 6%। सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन का, प्रोटीन का कितना होता है, वो होता है 30%। कितना होता है, 30%, सबसे ज्यादा होता है। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन सबसे ज्यादा किसका रहेगा, फूड में बात करूं तो किसका रहेगा, वो रहेगा प्रोटीन का। नेक्स्ट में बात करूं फैट का, तो फैट का कितना रहेगा, वो रहेगा 4%। कितना रहेगा, 4%। नेक्स्ट अपन बात करें जो भी आपकी मिक्स डाइट होते हैं, ऐसी डाइट जिसमें आपको हर तरह के जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो देखने को मिल जाए, तो उस डाइट का जो भी स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन है वो कितना रहेगा। मैं वापस से बताऊं, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन मतलब उसका जो भी थर्मोजेनिक इफेक्ट है, उससे कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो मिक्स डाइट का कितना होगा, वो होगा 12%। कितना होगा, 12%। ये चीजें नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछ ले तो किसका होगा, वो रहेगा आपके प्रोटीन का। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, SDA सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका रहता है, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन या थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड किसका रहेगा सबसे ज्यादा, वो रहेगा आपका प्रोटीन का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ये सॉरी, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपका फैट, इसमें सबसे ज्यादा किलो कैलोरी, जो भी आपकी कैलोरी है सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो कैलोरी किसमें होती है, कैलोरी हमेशा होती है आपके फैट में सबसे ज्यादा। ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की सेम होती है, 4 किलो कैलोरी। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, एग्जाम में इससे बहुत बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, एक या दो एग्जाम में आप अगर आप दे रहे हो, पीछे का पेपर देखोगे तो इजी है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे मेथड ऑफ हीट लॉस। हीट लॉस का मेथड है वो कौन कौन से है, हम उसके बारे में देखेंगे कि अपने शरीर का तापमान है वो कैसे कम होता है, ठीक है, कौन से तरीके से होता है, हम उसके बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें मिस मत करना। इसमें क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, थ्रो स्किन, स्किन के द्वारा। अब स्किन में कौन कौन से मेथड है अपन वो देखेंगे। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि कंडक्शन में डायरेक्ट मेथड होता है, मैं डायरेक्ट टच में जाता हूँ किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के, उसके कारण से अगर मेरा बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो क्या है, कंडक्शन। देखिए, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय डायरेक्टली थ्रो ए सब्सटेंस फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट। ठीक है, यानी मैं डायरेक्टली एक गर्म पार्ट से ठंडे पार्ट में जा रहा हूँ तो मेरे बॉडी का जो भी टेम्परेचर है वो कम होगा, तो वो कौन सा मेथड है, वो है कंडक्शन। तो इसका उदाहरण अपन आगे बताएंगे। देखिए, ठंडी वस्तुओं के सीधे संपर्क में आने से, जैसे इसका पहले ये देखिए, 3% लॉस होता है हीट का, ठीक है, कितना होता है, 3%। तो इसमें उदाहरण में देखिए, उदाहरण में नहीं हमें बताया, ठंडे कपड़े पहना, सर्दियों में आपने देखा होगा गर्म कपड़े पहने हैं, ठीक है, फिर आप क्या कहते हो, ठंडे कपड़े पहनते हो, ठंडे लगते हैं, उस टाइम पे आपका जो भी बॉडी का टेम्परेचर है वो अगर थोड़ा कम हो रहा है, तो वो कौन से मेथड से हो रहा है, कंडक्शन से। ठीक है, ठंडी कुर्सी पे जाके बैठ जाना, तो उससे कौन सा मेथड होगा, वो होगा कंडक्शन। सीधे बर्फ पे जाके बैठ जाओगे, सीधे बर्फ के संपर्क में आओगे, तो उसका कौन सा मेथड है, कौन सी जिससे आपकी हीट लॉस हो रही है, वो कौन सा मेथड है, वो है कंडक्शन।
ठीक है, एग्जाम में मोस्ट क्वेश्चन ये आता है डायरेक्टली, और इसका कितना चांस होता है हीट लॉस का, तो होता है 3%। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, जब भी आपकी हीट लॉस है वो कोई भी एयर मूवमेंट और जो भी फ्लूइड के मूवमेंट से हो रही है, ठीक है, हीट लॉस, ठीक है, शरीर की आपकी गर्मी है वो उसमें कमी देखने को मिल रही है। उसका कारण क्या है? सर्कुलेटिंग एयर मूवमेंट। आप एसी की हवा में बैठे हो, कूलर की हवा में बैठे हो, ठीक है, और डायरेक्ट अगर किसी स्विमिंग पूल में घुस गए, ठीक है, और जो भी फ्लूइड है उसके कारण से आपका जो भी बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वो कन्वेक्शन मेथड में आता है। देखिए, हीट लॉस ड्यू टू कांटेक्ट विद सर्कुलेटिंग एयर, इसमें एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। सर्कुलेटिंग एयर एंड कोल्ड फ्लूइड, इसके संपर्क में आने से जो भी बॉडी का हीट लॉस होगा वो कौन से मेथड से होगा? वो होगा आपके कन्वेक्शन से। ठीक है, इसका परसेंटेज कितना रहेगा? वो रहेगा 15% लॉस ऑफ हीट। किस में देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है कन्वेक्शन से। नेक्स्ट, हीट लॉस ड्यू टू फैन, एसी, कूलर। एग्जामिनर आपको बोल दे कि आप एसी के सामने बैठे हो, कूलर के सामने बैठे हो, आपकी बॉडी से हीट का जो भी लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसका कौन सा मेथड है वो? तो स्किन का मेथड है। स्किन से आपकी हीट का लॉस हो रहा है, तो कौन से मेथड से हो रहा है? वो हो रहा है कन्वेक्शन से। ठीक है, किससे हो रहा है? कन्वेक्शन से। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रेडिएशन। रेडिएशन से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे सबसे ज्यादा हीट लॉस होता है। किससे? रेडिएशन से। देखिए, हीट लॉस बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट मैंने बताया था किसमें? कंडक्शन में, कि मैं सीधे किसी और ठंडे ऑब्जेक्ट के संपर्क में जा रहा हूँ, यानी कुर्सी पे जाके बैठ गया ठंडी पे, तो मेरा हीट लॉस हो रहा है। मैंने ठंडे कपड़े पहने तब मेरा हीट लॉस हो रहा था, वो किसमें था? कंडक्शन में। वो डायरेक्टली था। यहाँ पे मैंने क्या बोला? इनडायरेक्ट, मतलब मेरा शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ, मैं इस कमरे में आया हूँ, इस कमरे में यहाँ पे मेरा इंफ्रारेटेड आपको जो भी वेव है उसके कारण से मेरा बॉडी का टेम्परेचर है वो कम रहेगा, मतलब कमरा वो ठंडा है। ठीक है, कमरे में किसी और तरीके का, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि उसमें फैन लगा हुआ कुछ नहीं, लेकिन कमरा क्या है? थोड़ा ठंडा है, मेरा बॉडी का टेम्परेचर कम है, मैं कमरे में जाके थोड़ा ऐसे घूम रहा हूँ, बैठा हूँ, ठीक है, और वहाँ के उसके इन्वायरमेंट के कारण से मेरा बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है। इंफ्रारेटेड वेव्स है उसके कारण से मेरा जो भी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो उसका मेथड कौन सा है? वो है रेडिएशन। ठीक है, देखिए, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेटेड वेव्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी टू सराउंडिंग एनवायरमेंट। ठीक है, तो वो कौन सा मेथड है? वो है आपका रेडिएशन का। मैंने क्या बोला? कमरा एकदम से ठंडा है, मैं कमरा में जाके घुस गया, मेरी बॉडी का टेम्परेचर गर्म था, वहां पे मैंने ये नहीं बोला, अगर वहां पे मैं ये बोल रहा हूँ कि वहां पे एसी लगी हुई थी, एसी से मेरा टेम्परेचर कम हुआ, तो मतलब सर्कुलेटिंग एयर थी, तो वो कन्वेक्शन में आ गया। मैंने क्या बोला? सिर्फ कमरा ठंडा था, मैं वहां पे जाके बैठा, इन्वायरमेंट के कारण से इंफ्रारेड वेव की आपकी जो भी फॉर्म है उसके वेव में मेरा जो भी बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ है, हीट का लॉस हुआ है, वो रेडिएशन मेथड से हुआ है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड से। हीट लॉस कितना रहेगा? 60%। एम्स नॉट सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टाफ नर्स के एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो रेडिएशन सबसे ज्यादा स्किन द्वारा होने वाला हीट लॉस का मेथड है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब जो भी स्किन से आपका कैसे जो भी हीट लॉस है वो कैसे होगा? तो वो बनेगा भाप के द्वारा। इवापोरेशन मतलब भाप बनना। ठीक है, हीट लॉस बाय वेपर। वेपर मतलब भाप के द्वारा कितना होगा? 22% लॉस। ठीक है, तो मैं वापस से आपको रिमाइंड करा दूं, कंडक्शन से कितना हो रहा था? कंडक्शन मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट कितना हो रहा था वहां पे हो रहा था 3%। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब एयर मूवमेंट के द्वारा, एयर मूवमेंट जिसमें मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया? एसी कूलर। ठीक है, तो उससे कितना हो रहा था? उससे हो रहा था 15%। ठीक है, ये 15 है। नेक्स्ट, रेडिएशन से सबसे ज्यादा हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, वापस इसीलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, किसके कारण से? इन्वायरमेंट के कारण से। इनडायरेक्ट कांटेक्ट बोल सकता हूं मैं, क्या बोलूंगा? इनडायरेक्ट कांटेक्ट सबसे ज्यादा रहेगा 60%। और इवापोरेशन, इवापोरेशन से कितना होगा? इवापोरेशन से आपका होगा, इवापोरेशन मतलब वाई वेपर, भाप के द्वारा, स्किन से भाप निकलती है ना, तो उसके द्वारा उससे कितना होगा? वो होगा 22%।
ठीक है, ये चीजें याद रखना। वापस से रिपीट करने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, नेक्स्ट, अदर साइड से जो भी आप, ये तो मैंने बात किया स्किन के मेथड है, ये किसके मेथड है, स्किन के। अदर साइड से बॉडी का जो भी हीट लॉस होता है वो कहाँ कहाँ से होता है, लंग से होता है, लंग से वेपर बनती है। ठीक है, अपन सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सर्दियों में देखा नहीं, आप सांस छोड़ते हैं तो हीट निकलती है, देखिए ऐसे करते हैं तब निकलती है ना, वो धुआं निकलती है। ठीक है, हीट का लॉस होता है। ठीक है, कहाँ से, आपके लंग से, किडनी से, यूरिन है, यूरिन का देखो, यूरिन का जो भी क्या रहता है गर्म रहता है। ठीक है, मतलब उसके साथ में क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। जीआईटी ट्रैक से आप स्टूल पास आउट करते हो, उस टाइम पे भी हीट का लॉस होता है। ठीक है, ये क्या है, अदर मेथड है। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है, मोस्टली वो आता है स्किन से। स्किन के मेथड में मैंने 4 बता दिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवापोरेशन। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर मेथड ऑफ हीट लॉस का पूछ ले तो। ठीक है, आगे चलें, आगे देखते हैं। आगे देखिए, नॉर्मल वेरिएशन इन बॉडी टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एग्जामिनर ने कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें कि जो भी बॉडी का टेम्परेचर है वो कम कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा। जब भी बॉडी का टेम्परेचर कब देखने को मिलता है, अगर सुबह को कम देखने को मिलेगा कि शाम को कम देखने को मिलेगा, मेन्स्ट्रुएशन के टाइम पे कम देखने को मिलेगा, या ओव्यूलेशन से पहले या बाद में कब देखने को मिलता है, सभी के बारे में अपन देखेंगे। देखिए इसमें तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइम ऑफ द डे। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि कौन से टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर वो ज्यादा देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, तो देखिए बॉडी का टेम्परेचर कम कब देखने को मिलेगा, अर्ली मॉर्निंग में क्या देखने को मिलेगा, कम। यहाँ पे क्या है, लोअर, देखिए ये क्या है, लोअर। कब, अर्ली मॉर्निंग में क्या देखने को मिलेगा, कम। उसके बाद में वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। कब, जो भी आपकी दोपहर के बाद में और इवनिंग में क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, पीक मतलब बढ़ा हुआ, उसको क्या रहेगा, पीक पे रहेगा। कब, इवनिंग टाइम पे। ठीक है, आपके जब भी दोपहर का टाइम निकला, दोपहर के बाद में बॉडी का टेम्परेचर वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, मॉर्निंग में अपन जब सोते हैं, रात को सोने के बाद में अपना टेम्परेचर वो क्या होता है, कम रहता है, तो सुबह उठते हैं तो अपना टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, और इसमें वेरिएशन बता देता हूँ, वेरिएशन कितना रहेगा, 1 से 2 डिग्री का रहेगा फ़ारेनहाइट का। अगर सेल्सियस की बात करें तो 0.5 टू 1 डिग्री सेल्सियस, इतना ही फर्क मिलेगा। ये नहीं कि 4-5 डिग्री पे, ये मत चले जाना कि ये कि इवनिंग में 104 हो जाता है, ऐसे ऐसा नहीं होता। ठीक है, 1 या 2 डिग्री का इतने का देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ द मेनिस्ट्रेशन। मेनिस्ट्रेशन के टाइम पे कितना रहेगा, सडन फॉल इन टेम्परेचर। मेनिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी बॉडी का टेम्परेचर है वो अचानक से उसमें आपको गिरावट है वो देखने को मिलेगी। अब एग्जाम में जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो आता है ओवुलेशन पे। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2 स्टेज में, प्री ओवुलेशन और पोस्ट ओवुलेशन। देखिए, प्री ओवुलेशन मतलब ओवुलेशन से पहले, ओवुलेशन से पहले बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, ओवुलेशन से पहले बॉडी का टेम्परेचर वो कम रहेगा। ठीक है, बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। देखिए कम रहेगा, कम का कारण क्या रहेगा, तो जो भी हार्मोन है कौन सा बढ़िया रहेगा, वो रहेगा प्रेजेंस कौन से हार्मोन की रहेगी, वो रहेगी एस्ट्रोजन। उसके कारण से क्या रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर वो कम रहेगा। कौन सी स्टेज की बात कर रहा हूं मैं, प्री ओवुलेशन, ओवुलेशन से पहले। अब मैं बात करता हूँ पोस्ट ओवुलेशन। ओवुलेशन से पहले बॉडी का टेम्परेचर कम देखने को मिला है, ओवुलेशन के दौरान और ओवुलेशन के थोड़ा टाइम बाद में आपको बॉडी का टेम्परेचर वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। पोस्ट ओवुलेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, जब भी आपका ग्राफियन फॉलिकल आप देखा होगा रप्चर होता है, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम बनता है, उस टाइम पे क्या होता है, जो भी प्रोजेस्टेरोन है उसका क्या होता है, प्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है। और उसके कारण से वार्मिंग इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। कि देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है वार्मिंग इफेक्ट, तो वार्मिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जिससे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, मैंने बता दिया, सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग में बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है, इवनिंग के टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, मेन्स्ट्रुएशन के टाइम पे हमें जब भी बॉडी की टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी, ओवुलेशन से पहले बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है, जो भी ओस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी कमी, ओस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से। ठीक है, पोस्ट ओवुलेशन, अगर एग्जामिनर ये पूछ ले ओवुलेशन के दौरान पे कितना रहेगा, तो ओवुलेशन के दौरान पे भी जो भी आपको बॉडी टेम्परेचर वो बढ़ेगा। ठीक है, ओवुलेशन के थोड़ा टाइम तक आपका जो भी बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। किसके कारण से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण से। ये चीज सबको समझ में आ गई। आगे चलते हैं, साइट और रूट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। कौन सी साइड से आप बॉडी टेम्परेचर को लेंगे,
मेजर करेंगे, उसकी साइट है वो कौन सी रहेगी। इसमें देखिए साइट में मैंने सबसे पहले मैंने एक क्रम बताया है, कम से ज़्यादा की तरफ। सबसे पहले अपन देखेंगे एक्सिलरी टेम्परेचर। एक्सिलरी मतलब एक्जिला, ठीक है, आपकी एक्जिला से आप बॉडी टेम्परेचर ले रहे हो, तो वो वहाँ पे कितना रहता है, वो रहता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में कितना रहेगा 36.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, वो रहता है 5 मिनट। एक्जिला से कितना रहता है 5 मिनट। ओरल टेम्परेचर, ओरल टेम्परेचर मतलब मुंह से आप क्या ले रहे हो, टेम्परेचर ले रहे हो, तो उसका कितना होता है 98.6 और 37 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर रहेगा। 2 से 3 मिनट टाइम लगता है किससे, ओरल से। रेक्टल टेम्परेचर, ये इसको अपन कोर टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा रेक्टल टेम्परेचर, तो इसको अपन कोर टेम्परेचर से भी बोलते हैं। 99.6 इसका बढ़ा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे मानिए यहाँ पे था 0 लेवल पे +1 और +2। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन भी आया हुआ है। एग्जामिनर ने पूछ लिया एक्सिलरी और रेक्टल के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 2 का, ठीक है। यहाँ पे 97.6 है, तो यहाँ पे कितना है 99.6, ठीक है। ये आपको याद रखना, एग्जामिनर ये भी पूछ लेगा कि बताइए एक्सिलरी और ओरल में कितना डिफरेंस है, कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो कितना का रहेगा 1 का। अगर ये पूछे कि एक्जिला और जो आपका रेक्टल वाला टेम्परेचर है उसमें कितने का डिफरेंस रहेगा टेम्परेचर का, तो कितने का रहेगा, कितने फ़ारेनहाइट का रहेगा, वो रहेगा 2 फ़ारेनहाइट, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना। और इसका टाइम कितना रहेगा 42 मिनट, किसके लिए, रेक्टल थर्मो टेम्परेचर के लिए। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से आप क्या ले रहे हो, टेम्परेचर ले रहे हो, और उसका नॉर्मल कितना रहता, ये एज ए आपका ओरल, जो भी ओरल का रहता है उतना ही। प्लेसमेंट टाइम है वो सबसे कम रहता है, कितना 2 से 3 सेकेंड। ये चीज सब समझ गए, ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों के बीच में डिफरेंस है वो कितना रहता है। एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि ओरल और रेक्टल के बीच में कितना डिफरेंस होता है, तो 1 का रहेगा। एग्जामिनर ये पूछ ले कि एक्जिला और रेक्टल के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा, तो वो 2 का रहेगा। ये चीज़ आपकी सभी को क्लियर हो गई। तो अगर टाइम ड्यूरेशन पूछ ले कि कितने टाइम लगेगा आपको टेम्परेचर लेने में, तो जो भी एक्जिला के लिए 5 मिनट, ओरल के लिए 2 से 3 मिनट, और रेक्टल के लिए 2 मिनट, और जो भी आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आपके कान से ले रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए 2 से 3 सेकेंड, ठीक। आगे चलते हैं, अब कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में मैं बात करता हूँ। इसमें देखिए बेस्ट रूट ऑफ टेम्परेचर इन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के लिए बेस्ट रूट कौन सा मानेंगे अपन, वो मानेंगे एक्जिला, ठीक है। देखिए क्यों मानेंगे, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। बच्चों को आग थर्मोमीटर देंगे तो बच्चे क्या कर सकते हैं, चबा सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, और उसके अंदर क्या रहता है, मर्क्यूरी रहता है, ठीक है, तो वो नुकसान पहुंचा सकता है बच्चों को, ठीक है। इसीलिए बच्चों को अपन क्या नहीं देंगे, अपन जो भी ओरल रूट से उसका टेम्परेचर नहीं लेंगे, कहाँ से लेंगे, एक्जिला से लेंगे। नेक्स्ट, मोस्ट रिलायबल मेथड किसको बोलेंगे, वो अपन बोलेंगे रेक्टल रूट को, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कोर टेम्परेचर मेथड। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, किसको किसको बोलेंगे, रेक्टल रूट, ठीक है। इंसर्शन भी पूछा गया है, 1.5 इंच इन एडल्ट, और चाइल्ड और इन्फेंट के लिए कितना होगा 1 इंच। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। बच्चों के लिए 1 और एडल्ट के लिए 1.5 इंच, ठीक है। नेक्स्ट, पोजीशन कौन सी रहेगी जब आप रेक्टल टेम्परेचर चेक करोगे, तो उसके लिए कौन सी रहेगी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, कौन सी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट जो आपका रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हो उसके लिए प्राइवेसी जरूरी है। आप जिसको भी आप टेम्परेचर चेक कर रहे हो पेशेंट के लिए, तो उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करवाइए, ठीक है। और कोर टेम्परेचर का नाम आ जाए तो उसके लिए आपको कौन सा करना है, रेक्टल रूट। साइड कौन सी देंगे आप, लेफ्ट लेटरल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ थर्मोमीटर की। थर्मोमीटर से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। डिस्कवर्ड किसने किया था, गैलीलियो गैलीली ने किया था। नेक्स्ट इसमें देखिए ग्लास थर्मोमीटर, आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा होगा, ठीक है। उसकी रेंज कितनी होती है, वो होती है 95 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर मैं सेल्सियस में बात करूँ, सेंटीग्रेड में बात करूँ, तो कितना होगा 35 से 43.3 सेल्सियस, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन बल्ब एंड स्टेम, आपको एक कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा किसमें, ग्लास थर्मोमीटर में, ठीक है। जो भी आपका स्टेम मतलब ये होगा उसका कौन सा, ये हो गया उसका आपका बल्ब, और ये हो गया स्टेम। स्टेम मतलब ये जो लंबा वाला भाग होता है वो क्या हो गया, उसका स्टेम।
और ये आगे वाला भाग होता है वो क्या रहता है, वो होता है उसका बल्ब। उसके बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ग्लास थर्मोमीटर की। ठीक है, नेक्स्ट है लोशन थर्मोमीटर। रेंज कितनी होगी उसकी, 32 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर कोई भी कॉन्स्ट्रिक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्मोमीटर की कुछ इमेजेस। इमेजेस से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये आप सबसे ऊपर देख रहे हो, ये क्या है, ये है आपका इलेक्ट्रॉन थर्मोमीटर। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। देखिए ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। ठीक है, इमेज आपको देखनी है। एग्जाम में आजकल क्या है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको डाला है। आप इसमें देख सकते हो, ये क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के लिए, ये क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर। नेक्स्ट है, ये देख सकते हो, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ कौन सा, ये कौन सा है, ये है डिस्पोजेबल, ये है डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल थर्मोमीटर। और एक आप ये देख सकते हो, ये कौन सा है, ये है आपका टेम्पोरल, ये है टेम्पोरल। ठीक है, और आजकल आपने एक और देखा होगा इंफ्रारेटेड वाला। इंफ्रारेटेड वाला मेरे हिसाब से सभी ने देखा होगा। इस तरीके का ऐसा एक आता है इस तरीके से। कोविड के टाइम पे इंफ्रारेड वाला अपन काम में ले रहे थे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, और इसके पीछे की तरफ आपने एक एलईडी लगी हुई थी, उसमें पता रहता है। ठीक है, वो कौन सा होता है, वो होता है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा, सभी ने इस तरीके से आगे अपने जो भी आपका फोरहेड से टेम्परेचर ले रहे थे, वो कौन सा था, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाइप द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को कैसे क्लीन करते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। देखिए, बिफोर टेकिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर लेने से पहले आप किधर से करोगे। अगर आपको टेम्परेचर लेना है, देखिए ये थर्मोमीटर है, टेम्परेचर ये यहाँ से लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से समझिए, ये इसका हो गया बल्ब, ये हो गया स्टेम। तो टेम्परेचर लेने से पहले आपको कहाँ से, बल्ब से स्टेम की तरफ जाना है। टेम्परेचर लेने के बाद में कहाँ से, स्टेम से बल्ब की तरफ। मैंने क्या बोला, कि अगर मेरे को अब मैं टेम्परेचर लूंगा, तो उससे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लीन इसको, बल्ब को। ठीक है, बल्ब को क्लीन करोगे, फिर मेरा टेम्परेचर लिया। ठीक है, टेम्परेचर ले लिया, उसके बाद में आप किसको क्लीन करोगे, स्टेम से बल्ब की ओर। ठीक है, देखिए इसमें देखिए, बिफोर टेकिंग टेम्परेचर वाइप बल्ब टू स्टेम। ठीक है, टेम्परेचर लेने से पहले थर्मोमीटर को बल्ब से स्टेम की तरफ मॉइस्ट स्वैप से किससे करते हैं, वाइप करते हैं। किससे, मॉइस्ट स्वैप से। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर लेने के बाद में अपन ड्राई स्वैप है वो काम में लेते हैं। देखिए अभी आपको एक टेम्परेचर के लिए दिखाता हूँ। ये क्या है, ये बल्ब है, ये स्टेम है। अगर आपको टेम्परेचर लेना है, तो टेम्परेचर लेना है तो किधर से किधर जाओगे, इधर ऐसे। ठीक है, बल्ब को साफ करते हुए फिर स्टेम को साफ करोगे। अगर आपने टेम्परेचर ले लिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, टेम्परेचर ले लिया, फिर आपको स्टेम से बल्ब की ओर साफ करना होता है। ठीक है, ऐसे पूछना होता है। ठीक है, समझ के वाइप कैसे करते हैं। ये देखिए, आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर लेने के बाद में मैंने क्या बताया, ये वाला, तो स्टेम से बल्ब की तरफ। ठीक है, वाइप स्टेम टू बल्ब। और इस टाइम पे आप कौन सा स्वेप काम में लेंगे, ड्राई स्वेप। ठीक है, पहले अपन कौन सा स्वेप काम में ले रहे थे, यहाँ पे अपन मॉइस्ट स्वेप। टेम्परेचर लेने से पहले अपन कौन सा स्वेप काम में ले रहे थे, मॉइस्ट स्वेप। और टेम्परेचर लेने के बाद में ड्राई स्वेप। ठीक है, नेक्स्ट, अब डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है, इससे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सेवलॉन लेते हैं, उसका रेशियो कितना है, 1:20। और कितना टाइम के लिए, 4-5 मिनट। डेटॉल के लिए कितना होगा, 1:40। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। लाइसोल के लिए 1:40 फॉर 5 मिनट। ठीक है, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट। अरे आप जो भी आप थर्मोमीटर है उसको डिसइंफेक्टेंट तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए सॉल्यूशन अपन कौन सा काम लेते हैं, सेवलॉन, डेटॉल, लाइसोल। ठीक है, नेक्स्ट, टेम्परेचर कन्वर्टिंग फॉर्मूला। मोस्टली स्टूडेंट है उनको यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कि टेम्परेचर कन्वर्टिंग फॉर्मूला उनको याद नहीं रहता, तो आज अपन बता देते हैं। सबसे पहले अपन कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, इसमें अपन सबसे पहले किसको करेंगे, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो आपके पास में किसका है, फ़ारेनहाइट का है। ठीक है, किस में करना है, सेल्सियस में करना है। किस में करना है, सेल्सियस में करना है। तो इसका क्या रहेगा, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस के लिए, तो इसमें होगा C बराबर 5/9 F-32। कितना रहेगा, C बराबर
एफ बट्टे 9 गुणा एफ माइनस 32। ये किसका निकालेंगे अपन? किसका निकालेंगे? सेल्सियस का। ठीक है, फारेनहाइट टू सेल्सियस। नेक्स्ट मैं बात करूं सेल्सियस टू फारेनहाइट। सेल्सियस टू फारेनहाइट कमेंट कीजिए, इसका क्या क्या रहेगा? क्या रहेगा कमेंट कीजिए। यहाँ पे एफ बराबर कितना रहेगा? तो वो रहेगा 9/5 गुणा सी प्लस 32। ठीक है, ये किसका रहेगा? ये रहेगा आपका सेल्सियस से फारेनहाइट का। ये किसका रहेगा? सेल्सियस से फारेनहाइट। ठीक है, सी प्लस 32 या 9/5 आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, ये है टेम्परेचर कन्वर्टिंग फॉर्मूला, ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे फीवर के बारे में। ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, एलिवेशन देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? फीवर। तो फीवर में देखिए, फीवर इज आल्सो नोन एज, फीवर को अपन किस नाम से जानते हैं? पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं, और इसको अपन फेब्राइल भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि पायरेक्सिया के लिए कौन सी ड्रग्स काम में लेते हैं। तो कुछ मेरे हिसाब से 95 स्टूडेंट को पता था कि पायरेक्सिया अपन किसको बोलते हैं? फीवर को। लेकिन 5% स्टूडेंट है जो अलग इंस्टीट्यूट से जो भी एग्जाम दे के आ गए, उनको नहीं पता था। तो पायरेक्सिया मतलब क्या होता है? फीवर। ठीक है, और उन्होंने पूछा था कि पायरेक्सिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, तो वो कौन सी है? पैरासीटामोल। तो उनके दिमाग में रहा, उन्होंने तो फीवर पढ़ रखा था। ठीक है, तो उनका तो वैसे गलत हो गया। इजी टर्म है, लेकिन सभी को याद रखना है। हम फीवर को किस नाम से जानते हैं? पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं, और फेब्राइल नाम से जानते हैं। ठीक है, फीवर को अपन किस नाम से, डेफिनेशन देखिए, फीवर डिफाइंड एज इन एडल्ट एंड ओरल बॉडी टेम्परेचर अबव 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट और 38 डिग्री सेल्सियस इज इंडिकेट टू फीवर। लेकिन ये तो इसकी वैसे डेफिनेशन हो गई। लेकिन अगर आप एम्स भुवनेश्वर का पेपर देखोगे, एम्स भुवनेश्वर 2018, 15 फरवरी 2018 को एम्स भुवनेश्वर का पेपर लगा था। उसमें उन्होंने बोला था कि फीवर अपन किसको कंसीडर करेंगे? तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37। कितना होता है? 37। तो उसमें उन्होंने बोला था कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, उससे अबोव जाते ही अपन उसको क्या कंसीडर करते हैं? फीवर। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या सही माना कि 37 डिग्री तो क्या है? आपका नॉर्मल है। और उससे अगर अबोव क्या हुआ? 37.1 भी रहा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फीवर बोलेंगे। लेकिन अगर आपने किताब की भाषा में आप देखोगे, तो क्या बोलते हैं कि 37.2 डिग्री टेम्परेचर पे आने पे अपन क्या बोलते हैं? उसको फीवर बोलते हैं। लेकिन एम्स भुवनेश्वर का जो भी पेपर है 2018 वाला, अगर आपने देखा होगा, तो उसमें कितना माना है? अबोव 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, हम उसको क्या बोलते हैं? वो अपन बोलते हैं फीवर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में फीवर में। हाइपोथर्मिया, हाइपो मतलब जहां पे भी आ जाए, मतलब हाइपो मतलब क्या होता है? कमी। थर्मियम, थर्मिया क्या होता है? टेम्परेचर। ये क्या हो गया? क्या हो गया? टेम्परेचर मतलब तापमान, तापमान में कमी। तो देखिए, बॉडी टेम्परेचर लेस देन कितना? 95 डिग्री फॉरेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस, इससे कम हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपोथर्मिया। आपको शॉक वाली कंडीशन में हाइपोथर्मिया वो देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखें सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? वो होता है 95 टू 98 डिग्री फॉरेनहाइट। नेक्स्ट देखिए लो पायरेक्सिया। लो पायरेक्सिया, ठीक है, लो पायरेक्सिया में कितना रहेगा बॉडी टेम्परेचर? वो रहेगा 99 टू 100 डिग्री फॉरेनहाइट। नेक्स्ट इसमें देखिए मॉडरेट पायरेक्सिया, टेम्परेचर कितना रहेगा? वो रहेगा 100 टू 100 डिग्री फॉरेनहाइट। नेक्स्ट है हाई पायरेक्सिया, तो उसमें टेम्परेचर कितना रहेगा? वो टेम्परेचर रहेगा 103 से 105 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है किसमें? फीवर में काम में ली जाती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे हाइपर पायरेक्सिया। वहां पे मैंने पहले क्या बताया था? हाइपो। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? हाइपर पायरेक्सिया मतलब, पायरेक्सिया मतलब फीवर, फीवर के वो हाई लेवल पे है। तो टेम्परेचर कितना रहेगा इसमें? 105 डिग्री और उससे भी ज्यादा। कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? लगभग जब भी इंक्रीज, जब भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है, इंट्राक्रैनियल हेमरेज है, उस टाइम पे आपको कौन सा देखने को मिलेगा? हाइपर पायरेक्सिया देखने को मिलेगा। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में आपको क्या देखने को मिलता है? मोस्टली हाइपर पायरेक्सिया वो देखने को मिलता है। ठीक है, एक टर्म और आता है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया मतलब टेम्परेचर दोनों में बढ़ा देखने को मिलेगा। हाइपरथर्मिया में टेम्परेचर कौन सी कितना देखने को मिलता है? 105 और इससे अबव। लेकिन उसका जो भी कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, वो भी होता है हीट स्ट्रोक के टाइम पे आपको हाइपरथर्मिया देखने को मिलता है।
मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जो भी बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, हाइपरथर्मिया कंडीशन देखने को मिलेगी। एग्जाम में आपने ये भी क्वेश्चन देखा होगा, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया पे एक बार क्वेश्चन आया था, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहेगी, तो वो कौन सी है, वो है डेंड्रोलिन, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फीवर। अब फीवर के अपन टाइप्स की बात करेंगे कि कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ऑनसेट और इन्वेजन। ऑनसेट और इन्वेजन का मतलब क्या है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, राइजिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, उसमें आपको उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑनसेट और इन्वेजन फीवर। फास्ट टीजीएम और स्टेडियम, इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैं इन टर्म पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, फोकस उसी पे करूंगा जहाँ पे स्टार लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, वहां आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन फेयरली कांस्टेंट एट ए हाई लेवल, ठीक है। मतलब कि जो भी बॉडी का टेम्परेचर है वो एक क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब बॉडी का टेम्परेचर समझिए कि कितना रह गया, 103 है, ठीक है, और वो वहीं पे बना हुआ है, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, ठीक है, बढ़ा हुआ है और ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, तो वो कौन सा टाइप का फीवर है, वो है आपका फास्ट टीजियम या स्टेडियम, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्लाइन और डिप्रेशन। जो भी बॉडी का टेम्परेचर वो बढ़ा हुआ है और वो वापस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नॉर्मल पे आ जाएगा, हम उसको क्या बोलेंगे, डिक्लाइन और डिप्रेशन। इससे ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फास्ट टीजियम और स्टेडियम और जो भी आपका डिक्लाइन है, इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब नेक्स्ट में बात करूंगा क्राइसिस। क्राइसिस से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्राइसिस में क्या है कि बॉडी का जो भी बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो क्या है, अचानक से कम हो जाता है, अचानक से कम हो जाता है, क्या, किसमें, क्राइसिस में। तो ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रू क्राइसिस, एक होता है फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस का मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, कम हो गया, तो पेशेंट की कंडीशन है वो इंप्रूव हो गई। लेकिन बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, बढ़ा हुआ था, उससे कम हुआ, लेकिन बॉडी की जो भी पेशेंट है उसकी क्या है, हेल्थ है वो इम्प्रूव नहीं हुआ, ठीक है, तो वो उसको अपन क्या बोलेंगे, फॉल्स क्राइसिस। देखिए, ट्रू क्राइसिस में मतलब पेशेंट कंडीशन इंप्रूव होगी, उसका टेम्परेचर वो क्या हुआ, बढ़ा हुआ से क्या हुआ, नॉर्मल आ गया, तो पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो गई। लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई तो हम उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स क्राइसिस, ठीक है। ये चीज समझ गए। नेक्स्ट देखिए, लाइसिस। लाइसिस मतलब बढ़ा हुआ टेम्परेचर कम होगा लेकिन जिग जैग मैनर में, मतलब ये नहीं कि 103 से वापस 98.6 पे आ गया, ऐसे नहीं, मतलब 103 था तो पेशेंट का पहले 100 पे आया, फिर वापस से 101 पे गया, फिर वापस से 99 पे आया, फिर 100 पे चला गया, फिर 98 पे आया, ठीक है, फिर 99 पे चला गया, मतलब जिग जैग मैनर में आ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इस टाइप से वो नीचे आ रहा है, वो कौन सा है, लाइसिस। वो कौन सा है, लाइसिस, ठीक है, जिग जैग मैनर से, मतलब थोड़ा थोड़ा घटा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर घटा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, इस तरीके से वो बॉडी का टेम्परेचर कम होना, वो कौन सा मेथड है, वो होता है लाइसिस। ये चीज समझ गए। आगे चलते हैं, कांस्टेंट और कंटिन्यूस फीवर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या है, वो उसका वेरिएशन है वो 2 डिग्री से ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा, किसमें, मॉर्निंग और इवनिंग में। और जो भी बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या नहीं हो रहा, नॉर्मल में नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो फीवर है वो क्या है, कंटिन्यूस देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कांस्टेंट और कंटिन्यूस फीवर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर है वो मॉर्निंग और इवनिंग में कितना वेराइज नहीं कर रहा, वेरिएशन कितना का नहीं आ रहा, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा का नहीं आ रहा। और जो भी जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो क्या नहीं हो रहा, नॉर्मल नहीं आ रहा। तो जो बॉडी का अगर टेम्परेचर वो बढ़ा हुआ नॉर्मल में नहीं आ रहा है तो वो कंटिन्यूस नहीं आपको देखने को मिल रहा है, तो वो किस में आएगा, कांस्टेंट और कंटिन्यूस फीवर में, ठीक है। नेक्स्ट, रेमिटेंट फीवर, इसमें जो भी वेरिएशन है वो आपको कितने का देखने को मिलेगा, मोर देन 2 डिग्री, ठीक है, मॉर्निंग से इवनिंग में। और इसमें जो भी बॉडी का टेम्परेचर है वो फिर किस में आ जाएगा, रिटर्न टू नॉर्मल, वापस नॉर्मल में आ जाएगा, किसमें, रेमिटेंट में। एक होता है आपका इंटरमिटेंट और क्योडियन फीवर। इसमें देखिए, जो भी बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या है, नॉर्मल और सब नॉर्मल से किस में आएगा, हाई टेम्परेचर एंड कम बैक नॉर्मल एट रेगुलर इंटरवल, वो एक रेगुलर इंटरवल पे किस में आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। किस में बात कर रहा हूं मैं, इंटरमिटेंट और क्योडियन फीवर, ठीक है। जो मैं जहाँ पे मैं इनको मार्क कर रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर में देखिए, टेम्परेचर हाई इन मॉर्निंग एंड लो इन इवनिंग,
ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मैंने क्या बोला कि बॉडी का टेम्परेचर है वो आपको सुबह के टाइम पे कम दिखाई देगा, इवनिंग के टाइम पे बढ़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन इनवर्स फीवर है, इनवर्स मतलब बोलता है उल्टा, ये उल्टा चल रहा है। बॉडी का टेम्परेचर मॉर्निंग में तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इवनिंग में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वो क्या है, इनवर्स फीवर। वो क्या है, इनवर्स फीवर। ठीक है। वापस से याद दिला दूं, मैंने वेरिएशन बताया था, उसमें मैंने क्या बोला कि सुबह के टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, शाम के टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। यहाँ पे क्या है, इनवर्स मतलब उल्टा चल रहा है, सुबह के टाइम पे बढ़ा हुआ है, शाम के टाइम पे घटा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर। इसमें देखिए, ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन लोवेस्ट एंड हाईएस्ट टेम्परेचर, मतलब स्विंग हो रहा है, टेम्परेचर कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, इससे क्या हो रहा है, जो भी टेम्परेचर है वो देखने को मिल रहा है, वो क्या है, हेक्टिक। और क्या हो रहा है, मतलब स्विंग हो रहा है, तो वो क्या है, हेक्टिक फीवर और स्विंगिंग फीवर। ठीक है। नेक्स्ट इसमें अपन चलते हैं, नेक्स्ट इसमें राइगर। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट देखिए इसमें राइगर, शिवरिंग कंडीशन। इसमें आपको शिवरिंग कंडीशन देखने को मिलेगी और हाइपर पायरेक्सिया देखने को मिलेगी, जैसे आपको मलेरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, राइगर किस में देखने को मिलता है, मलेरिया में। कौन सी कंडीशन है, इसमें देखिए, जो भी क्लाइंट है उसमें बुखार तो बढ़ा हुआ देखने को, आपको बुखार तो देखने को मिलेगा, तेज बुखार देखने को मिलेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर पायरेक्सिया, मतलब बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पहुंच जाता है। ठीक है। और प्लस में क्लाइंट में क्या देखने को मिलता है, शिवरिंग देखने को मिलती है, शिवरिंग मतलब कंपकपी देखने को मिलती है। ठीक है। तो वो देखने को मिलता है किसमें, राइगर में, मलेरिया में देखने को मिलता है। 3 स्टेज में देखने को मिलता है। स्टेज कौन सी होगी, कोल्ड स्टेज। सबसे पहले जो भी क्लाइंट है उसको क्या लगेगी, ठंड लगेगी, फिर उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, फिर उसको क्या आएगा, पसीना आएगा। ये 3 स्टेज है किसकी, राइगर की। या ये 3 स्टेज आपको किस में देखने को मिलती है, मलेरिया में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ फीवर, या ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पायरेक्सिया। तो वो क्या होगी, वो होगी आपकी पैरासीटामोल। वो क्या होगी आपकी, पैरासीटामोल। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये है अपना किसके बारे में, बॉडी टेम्परेचर और फीवर के बारे में। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आप स्टाफ नर्स की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीएचओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। बाकी का आपको जो भी वाइटल साइन का पोर्शन है, आपके पास रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ठीक है, पेन, वो अपन किस में देखेंगे, एप्लीकेशन में देखेंगे। जो भी आपको जो भी कोर्स है, कौन से में मिल जाएंगे, आपको जो ही कोर्स दिखा दे रहे हैं उसमें आपको हमारा बाकी का पोर्शन वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है। वाइटल साइन को अगर आपको आगे देखना है तो उसके सभी पार्ट है वो उसमें कोर्स में देखने को मिल जाएंगे। हमारी एप्लीकेशन का नाम है ओम नर्सिंग अकेडमी। गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। और इसमें आपको जो भी कोई भी कोर्स है ऑल इन वन, ये भी मिल जाएगा आपको। नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो वो भी मिल जाएगा, सीएचओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है। हमारी एप्लीकेशन का क्या नाम है, ओम नर्सिंग अकेडमी। गूगल प्ले स्टोर पे जाके चेक कीजिए, वहाँ पे आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है। बाकी के अगर आपको जो भी आपका बचा हुआ पल्स का, ब्लड प्रेशर का, रेस्पिरेशन का, पेन का, उसके बारे में, वाइटल साइन का पूरे कंप्लीट वीडियो आपको किस पे देखने को मिलेंगे, हमारी एप्लीकेशन पे। वहाँ पे आपको हमारी क्लासेज है वो देखने को मिल जाएगी, टेस्ट है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। जो और आपको पीडीएफ है वो भी डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी एप्लीकेशन है उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।